नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रैला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, जिस त्यौहार में बहनों को साल भर से अच्छे अच्छे गिफ्ट्स का इंतजार होता है और भाइयों के लुटाने का दिन होता है, जिसमें भाइयों को ढेर सारा प्यार मिलता है। ऐसे त्यौहार में मैं आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 से 10 अगस्त तक की समसामयिकी। मुख्यमंत्री ने बस्तर टाइगर किताब का किया विमोचन। चिंगपाल के गौठान से शुरू होगी लेमन ग्रास की खेती। वाटर लेवल बढ़ाएंगे और प्रदूषण रोकेंगे राज्य के 35,000 वेटलैंड। प्रदेश में 5 नए फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य का पहला मानक क्लब सीपेट में शुरू होगा। राजकीय पशु वन भैंसा की प्रजाति बचाने अब क्लोन मादा और 6 नरों की डीएनए टेस्टिंग की जाएगी। महामाया पहाड़ पर लगेगा 100 फीट का तिरंगा। 12 लाख रुपए की मिली है मंजूरी। बेरोजगारी दर पिछले 6 महीनों से सबसे कम दर पर। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगी प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी नर्सरी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोले जाएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो डर ही काफी है। आप तो जानते ही हैं, जो डर गया सो मर गया। इसलिए दोस्तों, अपने जीत को पाने के लिए इतने जिद्दी बनो, बच्चों की तरह ऐसे जिद्दी बनना है आपको कि आपको आसपास की चीजें कुछ समझ में नहीं आनी चाहिए और आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत जिद्दी रहें और लगन से मेहनत करें, तभी आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है? बस्तर टाइगर पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? देखिए दोस्तों, जो बस्तर टाइगर किताब है वो एक ऐसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर है जो सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं, बस्तर के लिए भी बहुत संघर्ष किए हैं। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ वो बहुत सारे अभियान चलाए हैं और बहुत कड़ा संघर्ष किए हैं। ठीक है, उनका जन्म कैसा हुआ? तो देखिए दोस्तों, एक फरस गांव करके गांव है बस्तर में। उस गांव का एक राजा था, तो उस राजा का जो प्रतिनिधि था वही व्यक्ति उस समय वहां का मनोनीत विधायक भी था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? दारा मांझी। दारा मांझी उस व्यक्ति का नाम था। उसकी टोटल 6 पत्नियां थी। ठीक है, उस 6 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम क्या था? तो कोपे कर्मा एक पत्नी का नाम था। ठीक है, तो जो कोपे कर्मा और दारा मांझी जी से जो बच्चा हुआ, उस बच्चे का नाम के पीछे बहुत रोचक कहानी है। ठीक है, वो बच्चे का नाम कैसे रखा गया? तो जो कोपे कर्मा जी हैं, जब वो गर्भवती थी और जब बच्चा दी तब वो जंगल में थी, तो वहां आसपास कोई था नहीं। तो वो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, जो कोपे कर्मा जी उनकी मृत्यु हो गई। तो जब बाद में गांव वाले लोग देखे तो वो क्या समझे कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वैसे ही अपनी मां को खा गया। तो इसीलिए जो गांव वाले लोग हैं, इस बच्चे का नाम क्या रख दिए? गांव वाले लोग बच्चे का नाम मूढ़ा रख दिए। ठीक है, तो तब से बच्चे का नाम मूढ़ा ही था। जब वो बाद में स्कूल गया तो उनके जो गुरुजी हैं वो उसका नाम बदल के क्या किए? तो वो उनका नाम बदल के महेंद्र किए और ये बच्चे महेंद्र कर्मा जी हैं। ठीक है, तो बाद में जब वो स्कूल से निकले, तो क्योंकि जो बस्तर संभाग है वहां पे हमेशा से नक्सलियों का दबदबा रहा है, तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए वो बहुत सारे अभियान में लग गए और बहुत सारे वो अभियान चलाए। जो 1990 का दशक था, 1990 का दशक था, वो नक्सलवाद के खिलाफ बहुत सारे अभियान चलाए। फिर उसके बाद जब छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बन गया, जब छत्तीसगढ़ प्रदेश बन गया 2000 में, तो उनको जब उस समय कांग्रेस की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो 2000 में जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो उनको क्या बनाया गया? उनको छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बनाया गया। ठीक है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बना दिए। ठीक है, कब तक थी सरकार? 2003 तक सरकार थी। 2003 में कांग्रेस हार गई और सत्ता में कौन आ गया? बीजेपी आ गया। तो जब सत्ता में आई, कांग्रेस विपक्ष में चले गई, तब भी महेंद्र कर्मा जी को क्या बनाए? तब भी महेंद्र कर्मा जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिए। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष उस समय उनको बना दिए। ठीक है, उसके बाद जब ये नेता प्रतिपक्ष बन गए तो 2005 में, क्योंकि अब तो वो विपक्ष में आ गए थे तो अब कुछ खास कर नहीं सकते थे, तो इसलिए वो क्या किए? वापस बस्तर में अभियान चालू करना चालू किए आदि उसके खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ। तो क्या अभियान चालू किए? सलवा जुडूम
सलवा जुडुम नामक अभियान चालू किए। सलवा जुडुम जो अभियान था वो बहुत फेमस और बहुत सक्सेस बस्तर के लिए तो माना गया। एक रीजन ये भी था कि देखिए जो सलवा जुडुम है कौन चालू किया, महेंद्र कर्मा जी। उस समय शासन किसका था, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शासन था, रमन सिंह जी उसके मुख्यमंत्री थे। लेकिन सपोर्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत हद तक वो सलवा जुडुम का विरोध भी नहीं किए। सलवा जुडुम में क्या किया जाता था कि जो महेंद्र कर्मा जी हैं वो उसको लीड किए और वो क्या किए, जितने भी आदिवासी लोग हैं, जो बस्तर के लोग हैं, उनको उनकी सुरक्षा के लिए उनको हथियार देने लगे। ठीक है, और हथियार देने लगे और उसके बदले उनसे जो कार्य कराया जाता था उसके लिए उनको भत्ता भी देते थे। तो वहां के जो गांव के लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको कुछ रोजी रोटी भी मिल रही थी और साथ में उनकी सुरक्षा भी हो रही थी। तो ये अभियान ऐसे ही चलते गया। तो बाकी लोगों को तो दिक्कत नहीं थी, दिक्कत किनको थी, मानव अधिकार वाले लोगों को। तो मानव अधिकार वाले लोग क्या किए, 2011 में सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है कि जो नागरिक है वहां के, उनको हथियार दिए थे, तो ये तो असंवैधानिक है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है 2011 में क्या की, इसको असंवैधानिक घोषित कर दी, असंवैधानिक घोषित कर दी। ठीक है, तो तब से फिर ये 2011 में जो सलवा जुडुम अभियान है वो बंद हो गया। उसके बाद जो महेंद्र कर्मा जी किस में लग गए, क्योंकि उस समय बीजेपी की शासन थी, तो इसलिए परिवर्तन यात्रा चालू की है। ठीक है, परिवर्तन यात्रा क्यों चालू किए, परिवर्तन यात्रा चालू किए कि जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है उसको हटाने के लिए, कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए परिवर्तन यात्रा चालू की है। तो परिवर्तन यात्रा के तहत जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो पूरा एक गैंग बैंग के साथ वो लोग कहाँ जा रहे थे, तो उन लोग 25 मई 2013 को वो लोग तोंगपाल से झीरम घाटी के तरफ जा रहे थे। जब उस तरफ जा रहे थे तो उन लोगों को, जब कार में थे तो उन लोगों को धड़ धड़ गोलियों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, वहां पे जब उन लोग रुके तो महेंद्र कर्मा जी सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो तुरंत कार से निकले और बोले, मैं महेंद्र कर्मा हूं, मैं सरेंडर करता हूं, आप मेरे को किडनैप कर लो, लेकिन बाकी लोग को छोड़ दो। ठीक है, तो जैसे ही वो बाहर आए, जो नक्सल लोग थे वो तो खौखलाए हुए थे उनसे, हमेशा से ही उनको हमेशा से ताक में थे इनको मारने के लिए। तो जैसे ही वो बाहर आए, नक्सल लोग बहुत उन पे गोलियां बरसाए और इतने क्रूरता से उनको मारे। उनके अंदर इतना गुस्सा था महेंद्र कर्मा जी को लेके कि उनको 65 गोली उनके शरीर में दागी गई। 65 गोली उनके शरीर में दागी गई और जो महेंद्र कर्मा जी है वो शहीद हो गए। ठीक है, तो उनके साथ हमारे प्रदेश के बहुत सारे जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो भी झीरम घाटी हमले में शहीद हुई थी। तो कौन कौन शहीद हुआ था, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे कांग्रेस के, जैसे उदय मुदलियार जी, विद्याचरण शुक्ल जी, नंद कुमार पटेल जी, ऐसे कई सारे जो कांग्रेस के नेता है वो उस घटने में शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये जो बुक है, जो बस्तर टाइगर, वो उन्हीं के ऊपर, हमारे महेंद्र कर्मा जी के ऊपर आधारित है। ठीक है, इस बुक को लिख कौन रहा है, तो देखिए दोस्तों, इस बुक को कौन लिख रहा है, प्रीति उपाध्याय के साथ साथ इस बुक को दूसरे और कौन लिख रहे हैं, तो कुणाल शुक्ला जी के साथ ये बुक को लिखा जा रहा है। ठीक है, जिसका अभी हाल ही में 5 अगस्त के पहले वाले दिन, 4 अगस्त को, जिस दिन महेंद्र कर्मा जी की जयंती होती है, उसके पहले वाले दिन 4 अगस्त को इसका विमोचन किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा बार सांसद कौन रहे हैं, क्या रहे हैं, सर्वाधिक बार सांसद कौन रहे हैं, तो टोटल 9 बार के सांसद हमारे झीरम घाटी के शहीद विद्याचरण शुक्ल जी हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर पूछता है कि हमारे प्रदेश के पहले गृह मंत्री कौन है, हमारे प्रदेश के पहले गृह मंत्री कौन है, तो ये नंद कुमार पटेल जी हैं, जो ये भी झीरम घाटी हमले में शहीद हुए थे। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि बस्तर टाइगर नामक बुक किसके ऊपर आधारित है, तो महेंद्र कर्मा जी के ऊपर आधारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस जिले के गौठान में पहली बार लेमन ग्रास की खेती शुरू होने जा रही है। देखिए दोस्तों, लेमन ग्रास है क्या, तो लेमन ग्रास एक पौधा है। ठीक है,
लेमन ग्रास एक पौधा है। इस पौधे को उगाने के लिए कैसे चीजों की जरूरत होती है, वहां के कैसे वातावरण चाहिए रहता है इस पौधे को उगाने के लिए, तो सबसे पहली बात मिट्टी कैसे चाहिए होती है, तो मिट्टी दोमट मिट्टी चाहिए होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी चाहिए होती है। ठीक है, और वहां का जलवायु कैसा चाहिए होता है, तो जलवायु गर्म होना चाहिए और गर्म के साथ साथ आर्द्र होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जलवायु की आवश्यकता होती है लेमन ग्रास पौधा उगाने के लिए। ठीक है, जो ये लेमन ग्रास पौधा है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, मतलब लेमन ग्रास को उगाने का फायदा क्या है, तो देखिए दोस्तों इसका एडवांटेज क्या है कि सबसे पहली बात तो इसमें कम सिंचाई लगती है। ठीक है, इसमें कम पानी का उपयोग होता है, कम सिंचाई लगती है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसको जानवर मवेशी लोग खाते नहीं है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो रोका छेका अभियान है उसको क्यों चलाया जा रहा है, ताकि जो मवेशी है, गाय बैल है, वो खेत तक जाके खेत को बर्बाद ना करें। तो ये जो पौधा है इसको जानवर नहीं खाते हैं। ठीक है, जानवर इस पौधे को नहीं खाते हैं, तो इस पौधे को लगाने के बाद रोका छेका अभियान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और ये जो सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि इसको लगाना तो एक बार होता है। ठीक है, इसको एक बार लगाना होता है, एक बार लगाना होता है, लेकिन इसकी एक बार लगाने के बाद इसको कम से कम 5 साल तक इसकी कटाई कर सकते हैं। 5 साल से ज्यादा इसकी कटाई की जाती है। तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपको पैसा लग रहा है, वो शुरू में एक बार इसको घास को लगाने के समय में लगता है। तो अगर पहले साल कितना लगता है, तो पहले साल इसमें ज्यादा पैसा लगता है और 70,000 तक इसमें पहले साल में लग जाता है। लेकिन अगले साल से एक बार लगाने के बाद केवल इसमें 10-15,000 का खर्च आता है। लेकिन आप 5 साल से भी ज्यादा इसकी कटाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे निकलता क्या है, इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या आता है, तो इससे निकलता है तेल। जो तेल कम से कम 1500 प्रति लीटर से ज्यादा में बिकता है। ठीक है, इसलिए देखिए दोस्तों ये जो तेल है बहुत महंगा है। और ये तेल का सुगंध कैसे होता है, तेल का सुगंध नींबू की तरह होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम लेमन ग्रास, इसका जो नाम है घास का लेमन ग्रास नाम है। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका जो तेल है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो क्योंकि इसमें नींबू का सुगंध आता है, तो जहां जहां भी नींबू के सुगंध की जरूरत होती है हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, जैसे परफ्यूम में उपयोग होता है, जहां और कैसे होता है, जो साबुन बनता है, जो लेमन का नींबू का जो साबुन बनता है उसके सुगंध का, उसमें बनता है। दवाइयों में इसका बहुत उपयोग होता है और ऐसे कई सारे जगहों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसीलिए अभी इसको कहाँ लगाया जा रहा है, तो इसीलिए इसको अभी हमारे छत्तीसगढ़ में लगाया जा रहा है। ठीक है, किस जगह पे लगाया जा रहा है, तो देखिए दोस्तों इसको लगाने के लिए कैसी चीज की जरूरत होती है, इसको दोमट मिट्टी चाहिए होता है। ठीक है, तो दोमट मिट्टी जो है हमारे प्रदेश में कहाँ है, दोमट मिट्टी बस्तर संभाग में है। ठीक है, बस्तर संभाग में दोमट मिट्टी है। ठीक है, और बस्तर संभाग में ही क्या है, जो जलवायु है क्या है, आर्द्र और गर्म है। और साथ ही जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसमें जो सिंचाई की कमी है वो कहाँ है, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में। तो कहाँ है, बस्तर संभाग में सिंचाई की कमी भी है। इसीलिए सबसे पहले इसको जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो दरभा घाटी है उसका जो चिंगपाल गौठान है, उसका जो चिंगपाल गौठान है, वहां पे पहली बार लेमन ग्रास को लगाया जा रहा है। तो पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने एरिया में लगाया जा रहा है, तो केवल 2.5 एकड़ एरिया में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया जा रहा है। और जब शुरुआत में इसको लगाया जा रहा है तो इसको जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है उसके वैज्ञानिक लोग भी इसको निरीक्षण करेंगे और समय समय में इन किसानों को, जो गौठाने हैं वहां की जो किसाने हैं, वहां के जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जो इसको लगा रही हैं, उनको समय समय पे गाइड देते रहेंगे। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि पहली बार लेमन ग्रास कहाँ लगाया जा रहा है, तो हमारे बस्तर के दरभा के चिंगपाल गौठान में पहली बार लगाया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल में आर्द्र भूमि का प्रतिशत कितना है। देखिए दोस्तों हाल ही में अभी क्या हुआ है, तो हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी
वेटलैंड अथॉरिटी बनाया गया है और उसका हाल ही में अभी मीटिंग हुआ था। ठीक है, तो उस मीटिंग में क्या बताया गया कि उस मीटिंग में ये बताया गया कि इसरो के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की जो आर्द्र भूमि है, छत्तीसगढ़ राज्य के आर्द्र भूमि है उनको चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, क्यों चिन्हांकित किया गया है? ठीक है, आर्द्र भूमि होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, आर्द्र भूमि जो है वो कोई भी जगह अगर साल में अगर परमानेंट हो, चाहे वो कभी कभी हो या मतलब टेम्पररी हो, अगर वो पानी के अंदर डूबा होता है तो ऐसे जगह को आर्द्र भूमि बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो चिन्हांकित किया गया इसरो के द्वारा, तो कैसे आर्द्र भूमियों को चिन्हांकित किया गया है? जो भी आर्द्र भूमि जो वनी क्षेत्र से बाहर आर्द्र भूमि है उनको चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि किसको किसको चिन्हांकित किया गया है? जैसे कि तालाब है, डबरा है, नदी है, ऐसे जगहों को आर्द्र भूमि के रूप में छत्तीसगढ़ में चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, क्यों चिन्हांकित किया गया है? आर्द्र भूमि से फायदा क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो आर्द्र भूमि है उसको संरक्षित करने से, उसको ठीक करने से, अच्छे से रखने से सबसे बड़ा उसका फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा उसका फायदा है भूजल के स्तर में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इसके साथ ही और क्या होगा? तो जो प्रदूषण में कमी आएगी। ठीक है, तो ऐसे जो वाटर बॉडीज है, जो पानी के जो जगह हैं, उनमें जो उसकी वजह से जल स्तर की बढ़ोतरी होगी और साथ ही क्या होगा? ऐसे जगहों में प्रदूषण की कमी होगी। ठीक है, उसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी धीरे धीरे बेहतर होगा। ठीक है, इसीलिए इसको चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, तो कितने आर्द्र भूमि चिन्हांकित किया है हमारा इसरो? तो छत्तीसगढ़ में इसरो के द्वारा वनी क्षेत्र से बाहर कितने आर्द्र भूमि को चिन्हांकित किया गया है? तो 35,000 आर्द्र भूमियों को चिन्हांकित इसरो के द्वारा अभी किया गया है। ठीक है, तो जो 35,000 आर्द्र भूमि है उसमें दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक तो ऐसे आर्द्र भूमि जो 2.5 एकड़ से कम है। ठीक है, और दूसरे ऐसे आर्द्र भूमि है जो 2.5 एकड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो जो ये टोटल 35,000 आर्द्र भूमि है, उनका एरिया कितना है? तो उनका 3.39 लाख के आसपास एरिया है। तो ये जो एरिया है ये हमारे छत्तीसगढ़ का कितना एरिया है, उनका कितना प्रतिशत एरिया है? तो ये जो आर्द्र भूमि का एरिया है वो हमारे छत्तीसगढ़ का 2.5% एरिया है। तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.5 आर्द्र भूमियों का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में कितने नए फार्मेसी कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं? देखिए दोस्तों, जैसे हम सब जानते ही हैं कि अभी किसका ट्रेंड कम हो रहा है? तो अभी इंजीनियरिंग का ट्रेंड धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? उसका बहुत बड़ा रीजन तो ये है कि लोग इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करते हैं। ठीक है, और साथ में क्या है? साथ में जो इंजीनियर है वो बेरोजगार भी बहुत घूम रहे हैं। ये सब चीजों को देखते हुए जो इंजीनियरिंग है उसका ट्रेंड कम हो रहा है। लेकिन साथ में किसका ट्रेंड बढ़ रहा है? तो जब से कोविड आया है तो कोविड में हम लोगों को देखने मिला है कि बहुत सारे जो दवाइयां हैं वो बिक रही हैं और वो जो दवाइयों का रेट भी है वो बहुत ज्यादा है। तो जो दवाइयां हैं उनके बिकने की वजह से मार्केट में जो फार्मेसी है उसको लेके बहुत डिमांड बढ़ रही है। तो क्योंकि दवाइयों का डिमांड बढ़ रहा है, इसीलिए किसका डिमांड बढ़ रहा है? दवाइयों का डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए साथ साथ दवाइयों के डिमांड के साथ साथ फार्मेसी का भी डिमांड बढ़ रहा है। इसीलिए जो कॉलेज हैं, जो काफी सारे कॉलेज हैं, वो फार्मेसी की पढ़ाई पढ़ाने के लिए एफिलिएशन मांग रहे हैं। तो अभी कितने कॉलेज एफिलिएशन मांग रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में 5 कॉलेजों की तरफ से एफिलिएशन का डिमांड आया है। इनको एफिलिएशन कौन करेगा? तो हमारे जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है, वो कौन सा तकनीकी विश्वविद्यालय है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित जो तकनीकी विश्वविद्यालय है CSVTU, ये कॉलेजों को एफिलिएशन देगा। एफिलिएशन देने के बाद कौन से सत्र से चालू होने वाला है? तो ये इसी साल
इसी साल इसकी जो शुरुआत है वो इसी साल के सत्र से 2022-23 से इसकी शुरुआत की जानी है। ठीक है, अगर बोलता है ये 5 कॉलेज कौन कौन से हैं जो एफिलिएशन के लिए मांग किए हैं, तो देखिए दोस्तों 5 कॉलेज कौन कौन से हैं। तो 5 कॉलेज में से जो 2 कॉलेज है वो सरगुजा संभाग के सूरजपुर का है। ठीक है, और बाकी 3 कॉलेज कौन कौन से हैं, तो जो बाकी 3 कॉलेज हैं तीनों अलग अलग जिले के हैं। उसमें से एक कॉलेज है जांजगीर चांपा का, जांजगीर चांपा का। ठीक है, और बाकी दूसरा कॉलेज कौन है, तो एक कॉलेज है बिलासपुर का चौकसे कॉलेज, और 5वां कॉलेज है जगदलपुर का। ठीक है, तो ये 5 कॉलेज हैं जो फार्मेसी के लिए अपना एफिलिएशन मांग रहे हैं। किनसे मांग रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो CSVTU है उनसे मांग रहे हैं। तो इस बात को रट लो दोस्तों, कितने नए कॉलेज मांग रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के 5 कॉलेज फार्मेसी के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, राज्य का पहला मानक क्लब कहाँ स्थापित किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मानक क्लब क्या होता है, मानक क्लब मतलब स्टैंडर्ड क्लब, मतलब इसमें क्या चेक किया जाता है, किसी वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई चीज है जो मार्केट में मिलती है, उसको चेक करने के लिए क्लब को बनाया गया है। ये क्लब कौन बनाता है, तो देखिए दोस्तों इस क्लब को कौन बनाता है, तो इस क्लब को भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा बनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, ये क्या करती है, जो भी मार्केट में सामान मिलता है उसको ये स्टैंडर्डाइज करता है, मतलब उसको एक सही मानक उसके लिए तय करता है। ठीक है, तो ये जो मानक ब्यूरो है उसको क्यों बनाया जा रहा है, तो मानक ब्यूरो को बनाने का रीजन क्या है कि जो भी हमारे प्रदेश की जो जनता है, जो उपभोक्ता है उनको जागरूक किया जाए, उपभोक्ता को जागरूक किया जाए, और साथ ही जो खराब चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उनके बीच का उनको अंतर बताया जाए। जो खराब और अच्छी चीजें हैं, जो वस्तु हैं, उनके बीच का उनको अंतर बताया जाए, ताकि जो ग्राहक है, जो लोग हैं, वो सामान देख के समझ जाए कि अच्छी चीज है कि खराब चीज है। और अगर वो वस्तु खराब है तो उसको कंप्लेन कहाँ करना है, कैसे कंप्लेन करना है, ये सारी चीजों को जागरूक करने के लिए ये मानक ब्यूरो को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में मानक ब्यूरो को कहाँ बनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ में इसको कहाँ बनाया गया है, जो हमारी छत्तीसगढ़ में सीपेट है, कहाँ पे है, तो ये रायपुर में स्थित है। यहाँ पे ये मानक ब्यूरो को बनाया जा रहा है। ठीक है, सीपेट का फुल फॉर्म क्या है, सीपेट का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे इस क्लब को बनाया जा रहा है और इस क्लब के थ्रू लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, इस क्लब में मेंबर कितने रहेंगे, तो देखिए दोस्तों इस क्लब में अभी शुरुआत में टोटल 7 सदस्य रहेंगे। ठीक है, और जो 60 सदस्य हैं वो अभी जो सीपेट के अंदर में ही, जो ये अभी सीपेट जो कॉलेज है, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के ही ये फैकल्टी मेंबर हैं, उनके ही सदस्य को अभी मानक ब्यूरो का मानक क्लब का मेंबर बनाया जाएगा। फिर बाद में दूसरों को भी इसमें सदस्य बनने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, एक बात याद रखिए दोस्तों लेकिन, कि जो ये सीपेट है, ये सीपेट हमारे छत्तीसगढ़ में और भी एक है, तो कौन सा है, जैसे ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल है, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, एक सीपेट है जिसका क्या नाम है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वो वाला सीपेट कहाँ कहाँ स्थित है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2 ठोक है। ठीक है, एक कहाँ है, तो एक रायपुर के भनपुरी में है, ठीक है, और दूसरा कहाँ है, तो दूसरा है कोरबा के स्याही मूड़ी में। कहाँ, स्याही मूड़ी में छत्तीसगढ़ का दूसरा सीपेट है। तो इस बात से कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये सीपेट और ये सीपेट अलग अलग है। ठीक है, तो अभी जो हमारा मानक क्लब एस्टेब्लिश हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो अभी जो मानक क्लब एस्टेब्लिश हो रहा है ये वाले रायपुर वाले सीपेट में हो रहा है, जो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र क्लोन मादा जंगली भैंसे का नाम
क्या है? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो जंगली वन भैंसा है, जो कि हमारा राजकीय पशु है, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है, उसकी बहुत समय से देखा जा रहा है कि उसकी जो नंबर है वो बहुत धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। उनको संरक्षित करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो उनको संरक्षित करने के लिए ही बहुत सारे अलग-अलग तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी क्या प्रयास किया जा रहा है कि जो एकमात्र क्लोन मादा है, उनका नाम क्या है? उनका नाम दीपांशी है। ठीक है? तो जो क्लोन मादा दीपांशी है, उनके साथ ही जो 6 नर मादा हैं, जो 6 नर जंगली भैंसे हैं, इन सब की डीएनए टेस्टिंग करवाई जा रही है। तो इनके डीएनए टेस्टिंग को कहां भेजा जा रहा है? तो हैदराबाद इनके डीएनए टेस्टिंग को भेजा जा रहा है और ये चेक किया जाएगा कि जितने भी हैं, ये 6 और ये 6 और एक दीपांशी 7, तो ये जो सातों हैं उनका डीएनए सेम है कि अलग है। अगर उनका डीएनए सेम हुआ तब तो उनको संरक्षित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कोई दूसरा तरीका देखा जाएगा। लेकिन अगर उनका डीएनए अगर अलग-अलग हुआ तो उनको संरक्षित करना, उनके जो स्पीशीज है उनको बचाने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है? इसीलिए इसी चीज के लिए उनको डीएनए टेस्टिंग के लिए कहां भेजा जा रहा है? डीएनए टेस्टिंग के लिए हैदराबाद भेजा गया है। ठीक है? इसके अलावा एक चीज और देखो दोस्तों कि अभी हाल ही में क्या था? अभी हाल ही में विश्व बाघ दिवस था। ठीक है? विश्व बाघ दिवस था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि विश्व बाघ दिवस कब था। तो उस दिन क्या किया गया है? तो उस दिन जो हमारा बिलासपुर है, बिलासपुर के जो कानन पेंडारी जू है, वहां हमारे वन मंत्री गए थे। ठीक है? वहां जब हमारे वन मंत्री गए थे तो वहां क्या किए कि जो 4 बाघ हैं, जो वहां 4 बाघ हैं, 4 बाघ के बच्चे हैं, ठीक है, उन 4 बाघ के बच्चों का नाम परिवर्तन कर दिया गया, उनका नामकरण किया गया है। बच्चे छोटे छोटे थे, अभी पैदा हुए थे, तो उनका नामकरण किया गया है। तो उसमें से 3 मादा है और 1 नर है। ठीक है? तो वो 3 जो मादा है उनका क्या नाम रखा गया है? तो 3 मादा का नाम रखा गया, एक का आनंदी, दूसरी का रश्मि, तीसरी का दिशा, और जो एक नर है उनका क्या नाम रखा गया है? उनका नाम मितान, मतलब दोस्त, उनका नाम रखा गया है। ठीक है? तो इस बात को रट लो दोस्तों कि जो हमारे मादा जंगली भैंसा है उसका नाम क्या है? उसका नाम दीपांशी है। ठीक है? चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 100 फीट ऊंचा तिरंगा कहां फहराया जाएगा? तो देखिए, जैसे दोस्तों हम सब जानते ही हैं कि क्या मनाने जा रहे हैं हम? आजादी का अमृत महोत्सव। उसमें हम क्या मना रहे हैं? इस साल के स्वतंत्रता दिवस के समय हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उस हर घर तिरंगा अभियान में क्या करने जा रहे हैं हम? कि पूरे देशवासियों से अपील किया जा रहा है कि सबको अपने अपने घर में 13 से लेकर 15 तक तिरंगा झंडा फहराना है और अपने देशभक्ति को व्यक्त करना है, ताकि हम पूरे देश को 3 दिन के लिए, आजादी का जो समय है, हमारे देश के 75वां आजादी का जो समय है, उसमें हम पूरे देश को तिरंगामय कर सकें। तो उसी के लिए अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के तिरंगे को फहराने का काम किया जा रहा है। ठीक है? तो उसी के लिए जो 100 फीट का तिरंगा है उसको कहां फहराने की घोषणा की गई है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के ही जो महामाया हिल है, छत्तीसगढ़ के महामाया हिल में। कहां है ये महामाया हिल? तो ये हमारे सरगुजा जिले में महामाया हिल है। वहां पे 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। उसके लिए जो हमारे सरगुजा के विधायक हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कौन है? टीएस बाबा जी। तो टीएस जो बाबा हैं वो विधायक मद से 12 लाख रुपए इसके लिए सैंक्शन भी कर दिए हैं, वहां के लोगों को दे भी दिए हैं, ताकि जो 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा है उसको फहराया जा सके। ठीक है? उसके अलावा देखो दोस्तों कि अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है? नाग पंचमी। तो अगर बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी कहाँ मनाया जाता है? नाग पंचमी का मेला कहाँ मनाया जाता है? तो हमारे दलहा पहाड़ में, छत्तीसगढ़ के दलहा पहाड़ में नाग पंचमी का मेला मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएंगे कि ये दलहा पहाड़ कौन से जिले में आता है। ठीक है? देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि जो झुमका आइलैंड है,
झुमका आइलैंड है वो कहाँ है, हम सबको पता है झुमका आइलैंड कोरिया जिले में स्थित है। तो जो ये आइलैंड है इसको पर्यटन स्थल में अभी अभी कन्वर्ट किया गया है, पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। अभी एक और घोषणा क्या की गई है कि जो झुमका आइलैंड है कोरिया में, जिसको पर्यटन स्थल के लिए विकसित किया जा रहा है, उसके साथ साथ उसको क्या बनाया जा रहा है, तो उसको बॉटेनिकल गार्डन भी साथ साथ में उससे बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखो दोस्तों कि जो महादेव घाट है, महादेव घाट कहाँ है, तो महादेव घाट हमारे रायपुर जिले में स्थित है। ठीक है, रायपुर जिले में स्थित है। तो जो महादेव घाट है वो जो रायपुर जिले में स्थित है, वहां पे क्या बनाया जा रहा है, तो वहां पे हास्य केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, हास्य केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि अगर बोलता है प्रदेश में 100 फीट तिरंगा झंडा कहाँ फहराया जा रहा है, तो ये हमारे सरगुजा के महामाया हिल में फहराया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, जुलाई में किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर है। तो देखिए दोस्तों, जो इस बार का जुलाई का जो बेरोजगारी दर है वो पिछले 6 महीने में सबसे कम बेरोजगारी दर है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जून जुलाई आते ही क्या आ गया है, तो हमारे देश में मॉनसून आ गया है। ठीक है, मॉनसून की वजह से हमारा देश, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, जिसमें 50% से ज्यादा तो कृषि में जूझ रहे हैं, कृषि में लगे हुए हैं। तो इसीलिए मॉनसून के आते ही ऐसे सारे व्यक्तियों को, जो किसान भाई बहन है, वो इस समय सबसे ज्यादा रोजगार रहता है। इस समय किसान भाई बहन बहुत कम बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि इस समय जो गांव की इकोनॉमी है वो बहुत बूस्ट करती है मॉनसून के आने से, खेती किसानी बहुत फलती फूलती है। तो इसीलिए मॉनसून आते ही जब सब किसान भाई बहन खेती में लग गए हैं, उसकी वजह से जुलाई में सबसे कम बेरोजगारी दर है। ठीक है, अगर बोलते हैं पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर किसमें है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे कम बेरोजगारी दर है। कितना है, देश में केवल 0.8% हमारे राज्य में बेरोजगारी दर है। ठीक है, अगर बोलता है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किसमें है, तो जो हरियाणा राज्य है उसका 26.9% बेरोजगारी दर है। देखिए दोस्तों, हरियाणा का बेरोजगारी दर में सबसे ज्यादा बार बार रहने का रीजन क्या होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, डिफरेंस समझिए कि हरियाणा और छत्तीसगढ़ में डिफरेंस क्या है। जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पे 80% लोग कृषि प्रधान है, मतलब 80%, 70-80% लोग कृषि में रहते हैं। तो ऐसे जगह में थोड़ा सा बेरोजगारी कम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हरियाणा है, हरियाणा कैसा देश है, हरियाणा कैसा राज्य है, हरियाणा राज्य, वहां पे ज्यादा शहर है, तो वहां पे खेती थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए वहां पे बेरोजगारी दर बहुत बार आप देखेंगे कि वहां पे ज्यादा ही रहता है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि अगर बोले गए जो बेरोजगारी दर है कौन निकालता है, तो इसको हर महीने CMIE के द्वारा निकाला जाता है। क्या फुल फॉर्म है CMIE का, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसके द्वारा हर महीने इंडिया की इकोनॉमी पे नजर रखी जाती है और हर महीने बेरोजगारी दर निकाला जाता है। तो इस बात को रट लो दोस्तों कि सबसे कम बेरोजगारी दर कौन से राज्य में है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, रायपुर में प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत कब से होने वाली है। देखिए दोस्तों, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जो टाइटल है वो क्या रखा गया है, तो द जंगल रंबल प्रतियोगिता का टाइटल है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में इंडिया के बहुत सारे फेमस खिलाड़ी आ रहे हैं। उसमें से एक बहुत फेमस खिलाड़ी कौन है, विजेंद्र सिंह जी भी इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये प्रतियोगिता चालू कब से होने वाली है, तो 17 अगस्त से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाना है। ठीक है, इसके अलावा एक और इवेंट के बारे में देखिए दोस्तों, जिसमें हमारे प्रदेश के खिलाड़ी कहर ढर पा रहे हैं। तो वो कौन सा प्रतियोगिता है, 19 फेडरेशन कप। किस चीज के लिए हो रहा है, तो जंप रोप प्रतियोगिता में
हमारे प्रदेश के खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन किए हैं। कितना मेडल जीत के लाए हैं? तो इस प्रतियोगिता में हमारे प्रदेश के खिलाड़ी 12 मेडल जीत के लाए, उसमें से 11 मेडल तो केवल स्वर्ण से ही है, और जो एक मेडल है वो किससे है? तो एक रजत पदक उन्होंने जीता है। ठीक है, इस प्रतियोगिता के अलावा एक और प्रतियोगिता है जिसमें हमारे प्रदेश की एक खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। वो क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हमारे प्रदेश की जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, कौन है हमारे प्रदेश की बैडमिंटन खिलाड़ी? आकर्षी कश्यप जी। ठीक है, आकर्षी कश्यप जी, वो कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, और हमारा जो इंडिया है वो भी बहुत शानदार प्रदर्शन किए हैं। तो कौन से टीम इवेंट में इन लोग जीते हैं? तो बैडमिंटन का जो मिश्रित इवेंट होता है, बैडमिंटन का जो मिश्रित टीम इवेंट होता है, उसमें क्या जीते हैं? तो उसमें रजत पदक जीते हैं, जिसमें जो आकर्षी कश्यप है उनका जो सिंगल इवेंट हुआ था, महिलाओं का एकल का जो प्रतियोगिता हुआ था, महिला एकल हुआ था, उसमें आकर्षी कश्यप जी अपने दोनों मैच को जीत के कामयाब हुई थी। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग कब कराया जाना है? तो 17 अगस्त से प्रोफेशनल बॉक्सिंग हमारे राज्य की राजधानी रायपुर में शुरू होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस जिले में पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम नर्सरी स्कूल खुलने जा रहा है? देखिए, नर्सरी क्या होता है? मतलब जो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा से पहले जो पढ़ाई होती है उसको नर्सरी बोलते हैं। कौन कौन से एज ग्रुप वाले पढ़ते हैं, कौन कौन से उम्र वाले पढ़ते हैं? तो 3 से 6 साल जो बच्चों की उम्र होती है उसको नर्सरी में पढ़ाया जाता है। तो जो नर्सरी वाला जो कल्चर था वो कहाँ था? हमारे प्राइवेट स्कूलों में था अब तक। तो जो आत्मानंद स्कूल है उसको डिमांड को देखते हुए जो हमारी सरकार है वो क्या की है? तो वो सरकारी इंग्लिश माध्यम में भी नर्सरी स्कूल को खोलने जा रही है। ठीक है, कहाँ खोलने जा रही है? तो हमारे प्रदेश के बिलासपुर में खोलने जा रही है। कितने खोलने जा रही है? तो शुरुआत में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 ठो खोलने जा रही है, जिसमें दोनों स्कूलों में प्रत्येक स्कूल में कितने कितने बच्चे होंगे? तो 60 विद्यार्थी दोनों स्कूलों में होंगे। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि कहाँ पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम नर्सरी खुलने जा रहा है? तो यह हमारे प्रदेश के बिलासपुर में खुलने जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, समाप्त होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।